नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी का जो कॉमन सिलेबस है, कंप्यूटर, उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे ईमेल और इसका ये दूसरा भाग है। इसका पहला पार्ट मैंने कर लिया है और इसके टॉप 100 क्वेश्चन्स हम लोग कर रहे हैं। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन्स किए थे और इस पार्ट में भी हम लोग 50 क्वेश्चन्स ईमेल के जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सवाल हैं, ईमेल से संबंधित उन सभी क्वेश्चन्स को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? 50 तक हम लोग कर ही चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलनेट वाकई में एक टेली टाइप नेटवर्क होता है। यह एक टेली टाइप नेटवर्क है। अच्छा, करता क्या है? दरअसल यह एक कमांड होता है, कमांड होता है जो टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से दूरस्थ यानी कि जो दूर कंप्यूटर होते हैं, दूरस्थ कंप्यूटरों को एक्सेस करता है, एक्सेस करता है, ठीक है? हाँ, तो ये है टेली टाइप नेटवर्क यानी कि टेलनेट। आमतौर पर जो टेलनेट का प्रयोग होता है वो होस्ट कंप्यूटर पर रखे डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलनेट का तात्पर्य है टेली टाइप नेटवर्क, ठीक है? नेट से आशय होता है नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम बनाती है, कैसे? टेलनेट सेवा और एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है क्या करने में? फाइल ट्रांसफर करने में, बूटिंग रिमोट कंप्यूटर में, रिमोट लॉगिन में। ये सही है। वास्तव में रिमोट लॉगिन होता क्या है? रिमोट लॉगिन जो अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि सपोज करो ये यूजर है, ये अपने सिस्टम के आगे बैठा है, ठीक है? और दूरस्थ कोई कंप्यूटर है, तो इंटरनेट से जुड़कर दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित कोई भी डेटा हो या फिर सूचना हो या उसका कोई भी संसाधन हो, उसका उपयोग ये बंदा कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से। तो रिमोट लॉगिन इसी को कहा जाता है। रिमोट लॉगिन क्या है? इंटरनेट से जुड़कर दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डेटा, सूचना, संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता को ही कहा जाता है रिमोट लॉगिन, ठीक है? हाँ, तो टेलनेट सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ता को रिमोट लॉगिन की सुविधा उपलब्ध कराती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, जीमेल ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और सांख्यिकीय अंकों के अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ण की अनुमति भी देती है? क्वेश्चन में ये कह रहा है सपोज करो आपने कोई ईमेल आईडी बनाई, मान लो मयंक 687@gmail.com, ठीक है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको संख्या को भी अलाउ किया, यानी कि जीमेल कह रहा है कि आप संख्याओं का भी इस्तेमाल कर सकते हो ईमेल आईडी बनाने में। आप अक्षरों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो इस्तेमाल? आप कर सकते हो एक सिंबल का इस्तेमाल जिसका नाम है एट कहा जाता है, एट द रेट, और आप एक डॉट का प्रयोग कर सकते हो। ये देख रहे हो ना डॉट? अब आओ ऑप्शन में। आप एक डॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, इक्वल का नहीं, एम्परसैंड का नहीं, डैश का नहीं, बल्कि अगर यही अंडरस्कोर होता तो आप इसका इस्तेमाल कर लेते। ठीक है? तो आंसर हमारा हो जाएगा डॉट। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना चाहते हो, तो आप उनके ईमेल एड्रेस को किस चिन्ह के द्वारा प्रयोग करके अलग-अलग करते हो? जैसे आप ऐसे समझो, क्वेश्चन में आपसे केवल इतना कहा है कि जब आप ईमेल डायलॉग बॉक्स खोलते हो ना, तो यहाँ पर ईमेल हेडर होता है। सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर होता है टू। आप किसे मेल भेजना चाहते हो? यहाँ पर होगा सीसी बीसीसी, ठीक? यहाँ पर होता है सब्जेक्ट और सबसे नीचे वाले कॉलम में होता है सेंट, सेंड, ठीक है? आप इसको जब आप क्लिक कर देते हो तो आपकी मेल चली जाती है ना? ये आप अपना ईमेल डायलॉग बॉक्स खोलिए, उसमें देखिए पूरा का पूरा ऐसे ही एज़ एज़ इट इज़ बना होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को मेल भेजना चाहते हो, सपोज़ करो एक आप भेज रहे हो मयंक एट द रेट, हाँ, वगैरह-वगैरह। दूसरा आप भेज रहे हो भूषण 676 एट द रेट फलाना-ढिकाना, ठीक है? तीसरा आप एक मेल भेज रहे हो अ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से, ठीक? अब आप समझो, मयंक, भूषण और नरेंद्र मोदी, इन सबको भेज रहे हो। तो क्वेश्चन में केवल आपसे ये पूछा है कि जब मयंक का पूरा आप एड्रेस लिखते हो,
फिर आप भूषण जी का आप एड्रेस लिखोगे, फिर आप नरेंद्र मोदी जी का एड्रेस लिखोगे, तो इनको आप किस चिन्ह के द्वारा अलग-अलग करते हो यहाँ पे? ये है चिन्ह, कॉमा। इसको कहा जाता है अल्पविराम, ठीक है? बात आप समझ पा रहे हो? ईमेल एड्रेस को किस चिन्ह के प्रयोग से अलग किया जाता है? तो कौन-सा है? ये वाला चिन्ह, कॉमा, ठीक? इसे ही कहा जाता है अल्पविराम। नेक्स्ट देखो, ईमेल में एक हस्ताक्षर क्या होता है? ईमेल हस्ताक्षर क्या होता है? दरअसल जो ईमेल हस्ताक्षर होता है वो ईमेल संदेश के अंत में प्रेषक के बारे में जानकारी देता है। तो इसमें वही ऑप्शन आपको खोजना है। एक क्यूआर कोड होता है, गलत है। यह आपके ईमेल के साथ भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर, बिल्कुल गलत है। यह वास्तव में ईमेल बॉडी के अंत में संलग्न प्रेषक की ईमेल आईडी नहीं होती है, प्रेषक के बारे में जानकारी दी होती है, उसमें टेक्स्ट होता है। यह एक ईमेल संदेश के अंत में संलग्न टेक्स्ट का एक ब्लॉक है, ठीक है? ये सही है। और जिसमें आम तौर पर उपभोक्ता या उपयोक्ता की जानकारी हमें दी गई थी। ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? कितने आप भेज सकते हो? कोई संख्या नहीं है, मैनी आप भेज सकते हो, बहुत सारे। वी कैन सेंड मैनी अटैचमेंट्स। बात समझ पा रहे हो? और 25 एमबी तक की फाइलें आप लिंक करा सकते हो उसमें। अच्छा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ईमेल में जो स्टोरेज देता है ना गूगल, वो कितना होता है? 10 जीबी होता है, 15 जीबी होता है, 50 जीबी होता है या 115 जीबी होता है? बताओ मुझे। ईमेल में जो फ्री का स्टोरेज आपको मिलता है ईमेल सर्विस की तरफ से, गूगल की तरफ से, वो उसकी क्षमता कितनी होती है? ठीक है? ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो बताइए इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस श्रेणी की फाइलें आम तौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं होती है? तो कुछ फाइलें होती हैं जो निष्पादन योग्य फाइलें होती हैं, जो निष्पादन योग्य फाइलें होती हैं, यानी कि एग्जीक्यूटेबल जो फाइलें होती हैं ना, उनकी अनुमति, हाँ, जो जीमेल है, ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जीमेल इनकी अनुमति नहीं देता है। क्यों? वायरस की संभावना होती है। तो जो भी फाइलें हैं, अगर वो .exe से समाप्त हो रही हैं, यानी कि .exe से समाप्त होने वाली फाइलें, इनको भेजना है तो इनको भेजने की अनुमति हमें जीमेल नहीं देता है। तो आंसर हो जाएगा .exe, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईमेल लिखते समय तथा भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? तो कौन सी जगह है जिसे आप खाली नहीं छोड़ सकते हो? तो ऐसे देखो इसको, ये आपका ईमेल डायलॉग बॉक्स खुल गया, ठीक? एक कॉलम ऊपर है, एक कॉलम नीचे है और एक सबसे नीचे है। यहाँ पर अटैचमेंट वगैरह के सिंबल बने होते हैं, जो पेपर क्लिप्स वगैरह होती हैं वो सारे सिंबल, और यहाँ पर लिखा होता है सेंड। ये जो है बॉक्स, यहाँ पर लिखा होता है टू, यहाँ पर है सीसी और ये है बीसीसी। ये नीचे वाला, इसमें लिखा होता है सब्जेक्ट, और ये जो पूरा का पूरा है ये मेल के लिए जो आप लिखना चाहते हो, यहाँ जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो, जो कुछ भी आप मैटर डालना चाहते हो, उसके लिए ये जगह खाली होती है। तो कह रहे हैं कौन सी जगह हमें नहीं छोड़नी चाहिए? आपको हर हाल में ये वाला बॉक्स भरना पड़ता है, यानी जो टू होता है या फ्रॉम होता है, इसे आप भरते ही भरते हो। आप किसे भेज रहे हो, इसका आशय ये है, यानी कि टू, यानी कि किसे भेजा जा रहा है मेल। तो जब तक आप इसको ही नहीं डालोगे तो मेल भेजने का आशय क्या है, मेल भेजने का अर्थ क्या है? मेल जा ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो टू फील्ड को हमेशा आपको भरना पड़ता है, याद रखिएगा। इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल है जो संबंधित प्रोटोकॉल, एक मिनट, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ ठीक से। निम्न में से कौन सा एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो ईमेल से संबंधित कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? कौन कौन से हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो हो गया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, पीओपी का अर्थ क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है? एक हो गया आईएमएपी, और एक आप याद रखिएगा एसएमटीपी। इन तीन प्रोटोकॉल का संबंध है ईमेल से, ठीक? अब इनके फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते हैं। पीओपी से आशय है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक? आईएमएपी को याद रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, ठीक है? हाँ, इसके बाद एसएमटीपी को याद रखिए, इसका नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बात समझ पा रहे हो?
लेकिन एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका संबंध मेल प्रोटोकॉल से तो नहीं है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखो, जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं, तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे? सबसे पहले आप जाओगे अटैचमेंट बॉक्स में। ठीक है। इसके बाद आप जाओगे क्रिएट फिल्टर में, और उसके बाद फिर लेबल लागू करने वाले आप डायलॉग बॉक्स में जाओगे। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया? आपने किया फिल्टर को लगाया, यानी कि क्रिएट फिल्टर, फिल्टर को बनाए। इस बॉक्स में आप जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेल बॉक्स। ठीक है। मेल बॉक्स एक बॉक्स होता है, जब आप मेल डायलॉग बॉक्स खोलते हो तो यहाँ कई सारे विकल्प आपको दिए होते हैं। स्पैम, मेल बॉक्स, सेंट का भी ऑप्शन होता है। तो ये क्या है? ये दरअसल फोल्डर होते हैं। जैसे एक फोल्डर होता है आपका इनबॉक्स का, इन बॉक्स का। ठीक है। ये एक फोल्डर होता है। इनबॉक्स में क्या होता है? इनबॉक्स में इनकमिंग ईमेल को स्टोर किया जाता है, जो आने वाली हैं। जो ईमेल आपके पास आ रही हैं वो सारी की सारी कहाँ स्टोर होंगी? वो सारी होती हैं इनबॉक्स में। ठीक है। इसके बाद एक और आपके पास ऑप्शन होता है, वो होता है स्पैम फ़ोल्डर का। 1 मिनट, मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, काफ़ी हौच-पौच हो रहा है। स्पैम फ़ोल्डर, इसमें क्या होता है? स्पैम फ़ोल्डर में वो सारे मेल्स आपके स्टोर होते हैं जो अनचाहे होते हैं, जो जंक ईमेल्स होते हैं, यानी कि अनचाहे मेल स्टोर होते हैं स्पैम फ़ोल्डर में। ठीक है। एक और बॉक्स होता है जिसको कहते हैं आउट बॉक्स। आउट बॉक्स में क्या होता है? दरअसल जो आउटगोइंग जो आपने भेजी हैं मेल्स, वो अस्थायी रूप से आउट बॉक्स में स्टोर होती हैं। एक सेंट बॉक्स होता है, सेंट फ़ोल्डर होता है। जो आप मेल्स भेजते हो, वो सेंट फ़ोल्डर में आउटगोइंग के बाद सेंट फ़ोल्डर में भी स्टोर होती हैं। और सेंट फ़ोल्डर में अगर कोई आपकी मेल स्टोर हो गई है, तो इसका सीधा-सा अर्थ होता है कि आपने जो मेल भेजी है, वो चली गई। अर्थात जो सेंट फ़ोल्डर होता है, वो आउटगोइंग ईमेल, जितनी भी आउटगोइंग ईमेल होती हैं, वो सभी को सेंट बॉक्स में स्टोर करता है। ठीक है? तो याद रखिएगा, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से भाई आप भेज सकते हो ग्राफिक्स, आप भेज सकते हो वीडियो क्लिप्स, आप भेज सकते हो वीडियो मैसेज, ये सब के सब आप भेज सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट देखो, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? जो चित्र संदेश है वो निजी इनबॉक्स में लगभग 30 दिनों तक रहता है। तो ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है ईमेलिंग। ईमेलिंग, ईमेलिंग इंटरनेट पर अधिकतम लोकप्रिय गतिविधि है। आंसर हो जाएगा ईमेल। ठीक है। कई सारी स्पैम मेल्स भी वगैरह आते रहते हैं आपके पास। ईटीजीई, यूएमटीएस, एफडीटी और टीडीटी, ये सेलुलर नेटवर्क हैं। किस जनरेशन के? ये है 3G नेटवर्क, थर्ड जनरेशन के। ठीक है। और ये सेलुलर नेटवर्क क्या होता है? दरअसल ये जो सेलुलर नेटवर्क है, ये एक मोबाइल संचार नेटवर्क होता है, और जिसका प्रयोग अंतिम लिंक वायरलेस के तौर पर किया जाता है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन याद रखो, यूएमटीएस। ठीक है। यूएमटीएस का एग्जाम में आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आप याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, पूरा नाम? यूएमटीएस को कहते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन यूएमटी हो गया। यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है या सर्विस है? मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये संभवतः सिस्टम। ठीक है। सिस्टम, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम में पूछा गया यूएमटीएस का पूरा नाम। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जा सकता है? ईमेल अटैचमेंट के द्वारा किन्हें भेजा जा सकता है? टेक्स्ट फाइल को, केवल ऑडियो फाइल को, केवल वीडियो फाइल को? तो ये सभी को भेजा जा सकता है। आप टेक्स्ट भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, ऑडियो भी भेज सकते हो, है ना? नेक्स्ट देखो, एक ईमेल में क्या समाविष्ट हो सकता है? टेक्स्ट, इमेज, लेकिन फाइल नहीं। सब कुछ होता है भाई। इमेज नहीं, गलत है। फाइल नहीं, गलत है। टेक्स्ट भी होता है, फाइल भी होता है, इमेज भी होता है, यही सही हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? गलत में आपको हाथ रखना है कि कौन सा कथन गलत है। आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद आप अपनी आईडी को लॉग आउट कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको ईमेल आप पढ़ लें, आप ईमेल को भेज दें किसी को अगर भेजना चाहते हो, और अगर ये सब काम आपका समाप्त हो गया है तो आप फिर अपनी ईमेल को साइन आउट करें। साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है। ईमेल के संबंध में बीसीसी का संक्षेप, बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये लिखा है ब्लैक, गलत हो गया, ये कथन गलत है। बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा केवल पहला। नेक्स्ट देखो, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल हैं? अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने एक डायलॉग बॉक्स बनाया था और उस डायलॉग बॉक्स में मैंने कहा था कि ये जो ऊपर का कॉलम है, यहाँ पर टू सीसी और बीसीसी लिखा होता है, और ठीक उसके नीचे एक कॉलम होता है जहां पर सब्जेक्ट लिखा होता है। सबसे नीचे एक कॉलम होता है जहां पर सेंड लिखा होता है, और कई सारी यहाँ पर आइकन्स आपको दिखेंगे, जैसे एक पेपर क्लिप दिखती है जिसका अर्थ होता है अटैचमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार। तो ये जो आप ऊपर देख पा रहे हो ना, इसे कहा जाता है ईमेल हेडर। ठीक है। तो ईमेल हेडर में कौन से फील्ड शामिल होते हैं? सेव नहीं होता है इसमें। बीसीसी भी है, आप देख पा रहे होगे, सीसी भी है, आप देख पा रहे होगे, टू भी है, और फ्रॉम भी है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईमेल हेडर में कौन शामिल होता है? फ्रॉम भी है, सब्जेक्ट भी है और टू भी है। तो एक, दो और तीन ये सही हो जाएगा। ठीक। सेव नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद होती है? नहीं, दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट होता है जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया होता है। हाँ, यही सही है। ईमेल अटैचमेंट में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं और कहीं भी उसे भेज सकते हैं। तो दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट होता है जो ईमेल के साथ जोड़ा जाता है और फिर उसे भेजा जाता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। नेक्स्ट देखो, रे टॉमलिंसन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ईमेल का पापा, यानी कि ईमेल का पिता। ठीक है। तो सबसे पहला जो ईमेल भेजने का काम किया था वो इन्हीं साहब ने किया था, रे टॉमलिंसन ने। निम्नलिखित में से कौन सी निशुल्क सेवा प्रदाता है? हॉटमेल निशुल्क है, रेडिफ मेल निशुल्क है, याहू निशुल्क है, और एक और है आउटलुक, ये भी निशुल्क है। तो ये सभी के सभी जितनी भी हैं ये सारी की सारी निशुल्क है। ठीक है। इनको आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। हॉटमेल सेवा कब शुरू हुई थी? हॉटमेल सेवा कब शुरू हुई थी? दरअसल हॉटमेल सेवा 1996 में शुरू हुई थी, और इसे शुरू करने वाले और कोई नहीं बल्कि भारतीय मूल के एक शख्स थे जिनका नाम था सबीर भाटिया। सबीर भाटिया से फिर 1997 यानी ठीक अगले वर्ष इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। ठीक है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा। तो हॉटमेल शुरू कब हुई थी? ये शुरू हुई थी 1996 में। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ। अब नेक्स्ट देखो, ईमेल भेजना ये किसके समान है? ईमेल भेजना चित्र बनाने के समान है, पत्र लिखने के समान है। ईमेल में भी तो हम एक पत्र ही तो लिखते हैं। ठीक है। ऊपर वाले कॉलम को आप छोड़ दो, तो ये जो इतना बड़ा आपको बॉक्स मिल रहा है यहाँ पर हम सारा का सारा पत्र ही तो लिखते हैं। तो ये एक तरह से पत्र लिखने के समान है, चित्र बनाने के समान नहीं है, फोन पर बात करने के समान नहीं है, ये पैकेट या पैकेज बनाने के या पैकेज भेजने के भी समान नहीं है। ईमेल क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है? गलत है। इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जाती है, किसी विषय पर आप जब चर्चा करते हो तो वो फिर चैटिंग वाला एरिया आ जाता है, चैटिंग। और ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। यही सही है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों को, फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया जो सेवा हमें प्रदाता है वो ईमेल है। ठीक है। आंसर हो जाएगा 76 का सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हम एक ही मेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं तथा ईमेलों पतों को किसके द्वारा अलग करके भेज सकते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो जरा, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है, बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। उनके ईमेल पतों को हम किसके द्वारा अलग करते हैं? ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था? ये जो टू वाला बॉक्स है, जब आप यहाँ पर मेल लिखते हो, ये आपने लिखा रामू 676 @gmail.com, फिर आपने लिखा मनमोहन 517 @gmail.com, फिर आपने लिखा
सोनिया गांधी 976@gmail.com। तो ये इतने सारे आपने एड्रेस लिख दिए, ईमेल आईडी डाल दी टू में, यानी इन सब के पास आपका मैसेज आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इनके नामों को आप किस चिन्ह से अलग करोगे? आप लगाओगे कॉमा, ठीक है? यहाँ पर लिखोगे मोहन डॉट 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 कॉमा, मनमोहन डॉट 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 कॉमा, सोनिया गांधी डॉट डॉट डॉट। फिर और भी आगे जोड़ना हो तो नरेंद्र मोदी डॉट 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 कॉमा, ठीक है? तो कॉमा से आप अलग करते हो। कॉमा को कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है अल्प विराम। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? फिर कह रहा है कि इनकमिंग ईमेल संदेश कहाँ स्टोर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 78। ये कहाँ स्टोर होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, तीन चार बातें बताई थी, कौन कौन सी? इन बॉक्स फोल्डर, फिर मैंने बताया था स्पैम फोल्डर, फिर मैंने बताया था आउट बॉक्स फोल्डर, फिर मैंने बताया था आपको सेंड फोल्डर, और भी कई सारे बॉक्स हैं। इनकमिंग ईमेल, आने वाले जो ईमेल होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो होते हैं इनबॉक्स में, ठीक है? और ये रहा ट्रैश। ट्रैश क्या होता है? किसी फ़ोल्डर से जब आप ईमेल को हटाते हो, तो वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो फिर कहाँ जाएँगे? वो फिर जाते हैं ट्रैश फ़ोल्डर में, और निश्चित समय तक यहाँ पर रहते हैं, फिर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद अ, इसे कहाँ से फ़ोल्डर से फिर इस फ़ोल्डर में लाते हैं? ये जो आपको बताना चाह रहा है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ऐसे समझो, ये कहना ये चाहता है कि सपोज़ करो ये हुआ, ठीक? और ये है आपका, 1 मिनट, मैं इरेज़ कर देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये हुआ और ये है आपका सिस्टम, ठीक? समझना। इस सिस्टम से आपने कोई ईमेल भेजी, कोई आपने ईमेल को भेजा, लेकिन इसे जहाँ पहुँचना था, ये पहुँचा नहीं, अर्थात ये हो गया फ़ेल। तो जब ये मेल फ़ेल होगा तो ये फिर कहाँ जाएगा? ये जाता है आउटबॉक्स में, और उसके बाद वहाँ से आउटबॉक्स से फिर ये जब सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक आगे चला जाता है, यानी कि जहाँ आपने भेजा था ये वहाँ चला जाता है, तो फिर ये पहुँच जाता है सेंट बॉक्स में, ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, कह रहा है जब आप एक बार मेल भेजते हो, तो उस स्थिति में वो सबसे पहले कहाँ जाता है? आउटबॉक्स में, फिर वो जाता है सेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा पहला। आपने मेल भेजा, फेल हो गया, वो गया आउटबॉक्स में, फिर वो सफलतापूर्वक और आगे जाएगा तो फिर सेंट हो जाता है, यानी कि चला गया, जिसे भेजना था वो चला गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही है? एक जीमेल के ईमेल आईडी में एक डॉट वर्ण हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैंने लिखा मनमोहन 3876 @gmail.com। तो ये एक डॉट हो सकता है, सही है। एक जीमेल के ईमेल आईडी में लगातार दो या उससे अधिक डॉट वर्ण नहीं हो सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी तो पहली ही बात कर रहा है ना, कि एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, दो या दो से, हाँ, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सही है, दोनों कथन सही है। नंबर नेक्स्ट देखो, 81। ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी क्या है? पीओपी क्या है? मैंने आपको कई सारे बताए थे, मैंने आपको बताया था पीओपी, मैंने आपको और क्या बताया था? इसके अलावा मैंने आपको बताया था आईएमएपी, ठीक है? और फिर मैंने बताया था एसएमटीपी। ये सारे के सारे मेल संबंधित प्रोटोकॉल हैं, याद रखिएगा। पीओपी का अर्थ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओ, मैंने गलत बोल दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का अर्थ होता है क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है? हाँ, मैं केमिस्ट्री में चला गया। आईएमएपी क्या होता है? आईएमएपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है? एसएमटीपी का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो पीओपी का आपसे पूछा है, पीओपी का हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस देता है? कौन है? यह है पीओपी थ्री। पीओपी थ्री से मेरा आशय है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन थ्री, ठीक है? 1985 में ये अस्तित्व में आया था, और किसी भी उपयोगकर्ता को किसी भी सर्वर पर ईमेल का पूर्वावलोकन करने, उसे हटाने, उसे खोजने, इन सब के बारे में एक्सेस पीओपी थ्री कर सकता है, ठीक है? तो खैर आप इतना ही याद रखो, पीओपी थ्री पोस्टर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन थ्री। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए
निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? फिर से समझो। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए किस फोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है? भेजे गए मेल को सेव करना है तो यही आप करोगे इसका इस्तेमाल, इनबॉक्स का, है ना? क्वेश्चन नंबर 83 का, एक मिनट मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ भी है क्वेश्चन तो, हालांकि सही है। याहू मेल में भेजे गए, यहाँ भेजे गए, मैं इसको मिस कर गया, क्वेश्चन सुधार लो। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए, यानी भेजे गए से मेरा आशय है ये सेंट हो चुके हैं, तो फिर सेंट बॉक्स होगा। ठीक है, ये सही उत्तर है। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया पहली बार में। क्वेश्चन नंबर 84 देखो। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल भेजने के लिए ईमेल आईडी आवश्यक है, सिंपल सी बात है ना? जैसे ये तो ठीक वही क्वेश्चन हो गया। वस्त्र पहनने के लिए क्या आवश्यक है? वस्त्र पहनने के लिए वस्त्र आवश्यक है, कपड़े हमारे पास होने चाहिए, मैं पहन लूंगा। तो ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल आईडी होनी चाहिए, है ना? नेक्स्ट देखो, आईआरसी, ये क्या है? आईआरसी क्या है? आईआरसी इसका अर्थ होता है इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, इंटरनेट रिले चैट इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम तो पूछा ही जाता है। ये क्या है? दरअसल ये त्वरित संदेश के लिए एक टेक्स्ट आधारित चैट प्रणाली है। याद रखिएगा, क्या है ये त्वरित संदेश के लिए, त्वरित संदेश के लिए टेक्स्ट आधारित, टेक्स्ट आधारित, आई आर सी, सी से होता है चैट, हाँ। त्वरित संदेश के लिए टेक्स्ट आधारित ये क्या है? ये एक है चैट प्रणाली। ठीक है, इसका विकास किसने किया था? याद रखिएगा, इसका विकास फिनलैंड के जैक आरा ओकारिनेन, जैक ओकारिनेन, इन्होंने इसका विकास किया था। और ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर आधारित है, इसी मॉडल पर ये कार्य करता है। फिर से समझो, आईआरसी इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट रिले चैट। ये है क्या वास्तव में? ये टेक्स्ट आधारित चैट प्रणाली है, इतना ही याद रखना है। और इसका विकास किया था फिनलैंड के ओकारिनेन ने। और ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है चैटिंग क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है, इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। हाँ, यही सही है, चैटिंग। ठीक है, और नेटवर्क पर संदेश और फाइलों को भेजना, ये ईमेल है, ये ईमेल प्रणाली है। ठीक है, और इंटरनेट एरिया जहां पर किसी विषय पर चर्चा की जाए, इसे कहा जाता है चैटिंग। यहां तक बात समझ पा रहे हो? एक ही समय पर दो अलग अलग लोग जब बात करते हैं तो उसे चैटिंग कहा जाता है, रियल टाइम में होता है ये। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? ये मैंने अभी आपसे इसकी चर्चा की थी, क्वेश्चन नंबर शायद पहला या दूसरा था, आप लोग वहां से इसको चेक कर सकते हो। टेलनेट। ठीक है, टेलनेट इसे ही कहा जाता है रिमोट लॉगिन। अर्थ क्या होता है टेलनेट का? टेल का अर्थ होता है टेलीफोन, टेलीफोन, और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क, अर्थात टेक्स्ट आधारित संचार प्रणाली। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टेलनेट है वो किसी स्थानीय कंप्यूटर पर इंटरनेट से जुड़ने, या हम कहें इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर डेटा, सूचना संसाधन का उपयोग करने की सुविधा टेलनेट कहलाती है। इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 51 में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेल वायर क्या है? रेल वायर क्या है? रेल वायर एक रेल ब्रॉडबैंड सेवा है, रेल ब्रॉडबैंड सेवा है। और करती क्या है ये दरअसल रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखो, इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटरों पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है? तो ये टेलनेट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कह रहा है इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस सेवा में इंटरनेट इंटरनेट से जुड़े जो दूर के कंप्यूटर होते हैं, दूरस्थ कंप्यूटर होते हैं, उन पर लॉगिन करने की सुविधा प्रदान की जाती है, यही है टेलनेट। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं कोशिश करूंगा अगली बार से वो एग्जाम भी मैं लिखवा पाऊँ कि किस एग्जाम में किस वर्ष ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टेलनेट वाला क्वेश्चन देखो 3-4 बार आपको ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना? और ये आप यकीन जानिए अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपके मित्र या रिश्तेदार के साथ वास्तविक समय की बातचीत की तरह है? ये है चैटिंग। आप चैटिंग करते हो सोशल मीडिया में, तो वो चैटिंग क्या है? वो चैटिंग वही है, उसी स्तर की है जैसे आप घर में अपने पड़ोसियों, या हम कहें अपने घर में रिश्तेदारों से करते हो या पड़ोसियों से करते हो, तो वो एक तरह की चैटिंग ही है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, ईमेल भेजते समय सीसी किसमें से सूचित करता है, यानी सीसी का पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका नाम है कंप्लीट कॉपी गलत है, कॉमन कॉपी गलत है, कम्युनिकेशन कॉपी गलत है, हाँ कार्बन कॉपी। बीसीसी अगर होता तब क्या बताते आप, बीसीसी होता तब आप बताते ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं। किससे बना सकते हो, केवल एक मेल बॉक्स, ये बना सकते हो आप पीओपी से, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से। यह एक एप्लीकेशन लेयर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, पीओपी। ठीक है। और आईएमएपी का मैंने पूरा नाम बताया था, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है। एफटीपी का पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये हाँ, जितने भी लिखे हैं सबके फुल फॉर्म बताओ आपको। पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूरा रहस्य बताओ हमें क्या है। ये पीओपी का जो पूरा रहस्य यानी पूरा नाम है वो है, कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये तो गलत है भाई, ये तो प्रोग्रेस लिखा है। हाँ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यही सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है। देख लो, ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप क्या होता है। जैसे मैं अगर आपको कोई ईमेल एड्रेस लिखूं, जैसे विकास, विकास 9187@gmail.com। ठीक, तो ये हो गया आपका यूजर नेम, और ये हो गया आपका डोमेन नेम, और ये हो गया आपका सिंबल। तो इसी आधार पर देखो, यहाँ एट द रेट कहीं नहीं, ये गलत हो गया, ये एट द रेट बहुत, नेम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यही सही है भाई। ये यूजर नेम हो गया और ये हो गया डोमेन नेम, तो यही भी सही हो गया। ठीक है, यहाँ भी नहीं है, और ये सब फर्जी के सिंबल का प्रयोग किया गया है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक ईमेल पते के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप सही है। गलत है, गलत है, एट द रेट, रमेश, एट द रेट, ये बहुत सारे डॉट्स लगा दिए हैं, गलत है, यही सही है, डी वाला। ठीक है। हाँ, तो देखो, एक एट द रेट है और एक हो गया डॉट, एक एट है और एक डॉट है। ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं ये देखो रमेश है, तो ये आपका हो गया यूजर नेम, और ये जो आपका पूरा पूरा coldmail.com लिखा है, ये हो गया डोमेन नेम। ठीक है। सामान्यतया निम्नलिखित में से कौन सा फोल्डर इनकमिंग ईमेल स्टोरेज करने के लिए उपयोग है। यही है इनबॉक्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इनबॉक्स इनबॉक्स इनबॉक्स। ठीक है। हाँ, इसको तो याद कर लिया होगा आपने। तो जो भी इनकमिंग होती है मेल्स, उनके लिए वो कहाँ स्टोर होता है, इनबॉक्स में। और 25 एमबी तक की फाइलें आप लिंक करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति किसी भी ईमेल का उपयोग करके 75 केबी आकार तक के अटैचमेंट भेज सकता है। गलत है। ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है, यही सही है, बाकी आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सही कथन पूछ रहा है आपसे। ठीक है। बाकी कह रहा है कि एक ईमेल में केवल एक फाइल अटैचमेंट भेजा जा सकता है, सब गलत है। नेक्स्ट देखो, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल संप्रेषण, मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। फिर से पढ़ो, फैक्स इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। किनका प्रयोग हम करते हैं, हम करते हैं एनालॉग और डिजिटल दोनों का। एनालॉग और डिजिटल दोनों का, जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो जीरो और वन से इनको प्रस्तुत किया जाता है, तो एनालॉग भी है और डिजिटल सिग्नेचर भी है। ये दोनों हमारे कथन सही हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, एनालॉग भी और डिजिटल भी। नेक्स्ट देखो, ईमेल सेवा निरूपित करता है कौन। ईमेल सेवा क्या निरूपित करता है, ये आपसे पूछा है। इजी मेल, इसका पूरा नाम आपसे पूछा है, तो ये जो ई है, इस ई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक, गलत है। इस, ये गलत है, इधर से ले आओ, ई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। ईमेल सेवा क्या निरूपित करता है, इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन से कथन गलत है। पढ़ो, वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता। कैसे नहीं भेजा जा सकता है भाई, भेजा जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है, यही गलत है। कौन से कथन गलत है, यही गलत है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ईमेल का उपयोग करके अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है, बाकी सारे सही हैं। इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, ईमेल से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का। क्लियर है।
और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि ये किस परीक्षा में आए हैं, आपको भी जानकारी दी जाए। ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।